पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। चेसंग रियो को 11 दिन में एक्सपायर होने वाले मिल्कशेक की फोटो भेजता है, यानी उसके पास जवाब देने के लिए 11 दिन है। उधर रियो की मॉम घर आती है तो डैड उनसे पूछते हैं, तुम हेंजुन से मिलने गई थी? मैंने कहा था ना, उस धोखेबाज को रियो की जिंदगी में वापस लाने की जरूरत नहीं है। मॉम जवाब देती है, दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, शायद उनमें कोई गलतफहमी हुई होगी। ह्यूंजन ने मुझे बताया कि वो अभी भी रियू से प्यार करता है और उसे वापस साथ ले जाना चाहता है। ये सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आता है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को वापस ले जाने की बात करे? मॉम कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रियू वापस जाए और यूएस में सेटल होकर अपना करियर बनाए। डैड गुस्से में पूछते हैं, तुम यूएस को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? क्या तुम लोगों को जलाना चाहती हो कि हमारी बेटी यूएस में काम करती है? तुम्हें रियू की फीलिंग की कोई परवाह नहीं है, चाहे उसका वापस जाने का मन हो या नहीं हो। मॉम भी उन्हें जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि रियू हमारी तरह फेलियर की जिंदगी जिए और गरीबी में अपना जीवन बिताए। ये सुनकर डैड चुपचाप उठकर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो भी उनकी फैमिली की इस स्थिति के जिम्मेदार थे। बाहर उन्हें चेसंग के डैड मिलते हैं और दोनों साथ में अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने चले जाते हैं। नशे में दोनों अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स और पत्नियों के साथ झगड़ों के बारे में बात करते हैं। अगले दिन डोंगजिन फिर से अपनी मॉम से पैसे मांगता है। मॉम बताती है कि उनके पास इस वक्त सिर्फ 2 मिलियन वॉन है। डोंगजिन कहता है, आप इसे मुझ पर इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मॉम उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रियू आकर डोंगजिन के कान खींचकर उसे बाहर निकालती है और उसे डांटने लगती है कि वो अब भी मम्मी के पैसे बर्बाद कर रहा है। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगता है तो मॉम उन्हें चुप कराती है और डोंगजिन को उसके रूम में जाने के लिए कहती है। रियू मॉम को समझाने की कोशिश करती है, इसकी बात मत सुनो, इसने पहले भी आपके बहुत सारे पैसे डुबा दिए हैं। इस पर मॉम कहती है, मैं सब संभाल लूंगी। ये सुनकर रियू कहती है, आप हमेशा उसकी तरफदारी करती हैं, तभी वो सुधर नहीं रहा। उसकी गलतियों पर आप उसे कुछ नहीं कहती। अब मॉम कहती है, बचपन से उसके दिल में होल है, इसीलिए हम उसे गुस्सा नहीं करते। रियू गुस्से में कहती है, मैं ये 1000 बार सुन चुकी हूँ कि डॉक्टर ने उसे रुलाने से मना किया है, वरना सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं ये बचपन से सुन रही हूँ। उसकी हर गलती पर आप यही कहती हो, लेकिन अब उसका दिल ठीक हो चुका है, पर आपकी आदत नहीं बदली। इस पर मॉम जवाब देती है, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम समझोगी कि बीमार बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना पड़ता है। ये सुनकर रियू को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, क्या बीमार होने से उसे हर गलती की छूट मिल जाती है? क्या उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती है? ये कहकर रियू गुस्से में चली जाती है। उधर चेसंग तेही के साथ एक मीटिंग में था, लेकिन उससे पहले वो रियू को मैसेज करता है। अब सिर्फ 10 दिन बाकी है और उसे गुड डे विश करता है। चेसंग का मैसेज देखकर रियू का मूड ठीक हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने हेंजुन आ जाता है। वो उससे पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? कुछ अच्छा हुआ क्या? ये कहकर वो उसे जैस्मिन टी देता है और कहता है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो आखिरी मुलाकात का आइडिया फ्लॉप हो गया, इसलिए अब मैं हमारी पहली मुलाकात से शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात इसी जैस्मिन टी से हुई थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में कई साल पहले की घटना दिखाई जाती है। रियू यूएस के एक कैफे में थी और उसके पीछे हिंजुन बैठा हुआ था। रियू की फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जबकि उसे फोन पर एक जरूरी काम था, लेकिन वो चार्जर नहीं लाई थी। हिंजुन ने उसे अपना चार्जर ऑफर किया। दोनों का काम खत्म होने के बाद रियू उसे धन्यवाद देने के लिए एक कॉफी खरीदना चाहती है। हिंजुन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रियू कहती है, आपने मेरी इतनी मदद की, तो एक कॉफी तो मैं आपको पिला ही सकती हूँ। हिंजुन कहता है, पर यहाँ की कॉफी अच्छी नहीं है। तभी रियू के पेट से आवाज आती है, क्योंकि उसने यहाँ बहुत सारी कॉफी पी ली थी। तब हिंजुन उसके लिए जैस्मिन टी लेकर आता है, क्योंकि ये पाचन में मदद करती है। इसी तरह उनकी पहली मुलाकात हुई थी। प्रेजेंट में लौटते हैं। हिंजुन कहता है, जिस तरह तुमने उस दिन मुझे देखकर मुस्कुराया था, मैंने सोचा आज भी मुझे देखकर खुश होगी, इसलिए तुम्हारे लिए जैस्मिन टी लेकर यहाँ इंतजार कर रहा था। फिर वो कहता है, आज की मुलाकात को छोटा रखते हैं, और चला जाता है, जिससे रियू फिर से उलझन में पड़ जाती है। उधर चेसंग और तेही का डिजाइन कंपनी को बहुत पसंद आ जाता है।
तेही चेसंग को चिढ़ाते हुए कहती है, शायद तुम्हें इतना अच्छा डिजाइन नहीं करना चाहिए था, तब शायद ये रिजेक्ट हो जाता और हम साथ मिलकर फिर से काम कर सकते थे। चेसंग मजाक में कहता है, मेरा काम कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तेही कहती है, तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। चेसंग कहता है, जैसा तुमने कहा था, जब तक कोशिश नहीं करते तब तक नतीजे का पता नहीं चलता। इसलिए आखिरकार मैंने हिम्मत करके रियो को अपनी फीलिंग बता दी, लेकिन अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। तेही इनडायरेक्टली कहती है कि काश रियो का जवाब ना में हो। फिर कहती है, शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। चेसंग कहता है, रियो एक लड़की है, इसके लिए मैं उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो रियो है, इसलिए मैं उसका सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर तेही कहती है, मुझे ये सुनकर गुस्सा तो आ रहा है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब हम साथ में नहीं हैं और तुम किसी और को पसंद करते हो, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। पर सच कहूँ तो तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। कॉलेज के समय में मैं बहुत इमेच्योर थी, इसीलिए तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी आई थी, इसीलिए मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं पाई। तो इसका मतलब इस बार तुमने मुझे डंप कर दिया, पर रियू तुम्हें भी डंप कर सकती है। उस दिन रेस्टोरेंट में जो लड़का उसके साथ था, वो दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे और वो काफ़ी सेक्सी और मैच्योर भी था। चेसंग कहता है, तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हो गई? तेही कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं रियू तुम्हारे बजाय उसे न चुन ले? चेसंग कहता है, ऐसा नहीं होगा। तेही कहती है, फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कॉल करना, साथ में ड्रिंक करेंगे तुम्हारा गम भुलाने के लिए। यह कहकर वो चली जाती है। तब चेसंग को दोंगजिन का मैसेज आता है, जो उसे रात को अपने घर मिलने के लिए कहता है। उधर रियू की माँ बैंक से 2 मिलियन वॉन निकालती है। वो घर की ओर जा रही थी कि अचानक रियू को कुकिंग क्लास से बाहर आते हुए देख लेती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है, तो वो क्लास से आती एक अन्य लड़की से पूछती है। वो लड़की बताती है कि यहाँ कुकिंग क्लास होती है, जिससे माँ समझ जाती है कि रियू ने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है। वो जल्दी से घर आकर ये बात रियू के पिता को बताती है। रात को जब रियू घर आती है तो वो अंदर चेसंग को देखती है। चेसंग उसे बताता है कि दोंगजिन ने उसे बुलाया है क्योंकि उसके पास उसके लिए कोई प्रपोजल है और वो अभी घर आने वाला है, इसलिए उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा है। रियू समझ जाती है कि दोंगजिन फिर से उसे पैसे मांगने वाला है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे ढूंढने निकलने ही वाली थी कि तभी माँ और पिता वहां पहुंच जाते हैं। रियू उन्हें दोंगजिन की करतूत के बारे में बताने लगती है, लेकिन माँ उसका बैग फेंक देती है, जिसमें से कुकिंग की किताबें निकलती है। ये देखकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये सब क्या है? चेसंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। रियू माँ को बता देती है कि उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि वो खाना बनाना चाहती है। चेसंग माँ को शांत कराने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि रियू ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। इससे माँ को समझ में आ जाता है कि चेसंग को पहले से ही इस बारे में पता था और वो दोनों पर गुस्सा करने लगती है। तब रियू कहती है, चेसंग ने कुछ नहीं किया, ये मेरा फैसला है और मेरा सपना है। ये सुनकर माँ और भी भड़क जाती है। पिता कहते हैं, तो इसलिए तुम हमारे रेस्टोरेंट में आती थी, वहां का किचन इस्तेमाल करने के लिए? रियू कहती है, प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए इस्तेमाल किया। मैं सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको बताने वाली थी। पिता पूछते हैं, क्या तुम ये काम सच में करना चाहती हो? रियू हाँ में जवाब देती है और कहती है, मैंने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है। पिता फिर पूछते हैं, तो तुम्हारे पुराने काम का क्या होगा? तुमने इतने सालों तक जो मेहनत करके पढ़ाई की, उसका क्या होगा? रियू कहती है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मैंने सीखा वो भी अच्छा था, पर अब मैं उस काम को करके थक चुकी हूँ, इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। ये सुनकर पिता भी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इतने सालों की तारीफ तुम्हारे सर पर चढ़ गई है? जहां 10 साल तक तुम ऑफिस का काम नहीं कर सकी, वहां क्या तुम ये कुकिंग का काम कर पाओगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सुनकर रियू को बहुत दुख होता है। तभी दोंगजिन भी वहां आ जाता है और कहता है, क्या फिर से रियू ने कुछ गड़बड़ कर दी? ये सुनकर रियू कहती है, क्या आपको कभी नहीं लगता कि आप मुझ पर बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं?
मुझे और दोंगजिन को इतना अलग क्यों ट्रीट करते हैं? आप लोग मुझे हर छोटी बात के लिए टोकते हैं, पर इस दोंगजिन ने आज तक क्या किया है? पहले इसे सॉकर प्लेयर बनना था, पर छोड़ दिया। फिर थिएटर करना था, वो भी छोड़ दिया। दोंगजिन कहता है, पुरानी बातों का क्यों जिक्र कर रही हो? मैंने भी मेहनत की है। रियू कहती है, मुझे पता है, मैंने बचपन से इतनी मेहनत की है क्योंकि आप दोनों ने दोंगजिन की वजह से बहुत कुछ सहा है। इसीलिए मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, फिर भी आपके पैसों पे जी रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। दोंगजिन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, पर चेसंग उसे रोकता है। रियू अपनी पूरी भड़ास निकालती है और कहती है, आप दोनों बचपन से इसे सहते आ रहे हैं। इसने हजारों गलतियां की है, लेकिन आपने सब माफ कर दिया। पर मुझे एक भी गलती करने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों मैं अपनी जिंदगी में वो नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ? पिता कहते हैं, रियू, तुम जो चाहो करो, पर कुकिंग नहीं। तुम्हें ये अच्छा लग रहा होगा। तुमने कल्पना की होगी कि लोग तुम्हारे बनाए खाने को एंजॉय कर रहे हैं। ये सब सोचने में अच्छा लगता है। मैंने भी यही सोचकर काम शुरू किया था, और अब तुम मेरी हालत देख सकती हो। तुम इसे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसे आजमा लिया है। ये सुनकर रियू गुस्से में बाहर चली जाती है और चेसंग भी उसके पीछे जाता है। रियू उसे पीछे आने से मना करती है, लेकिन चेसंग उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत शांत जगह पर ले जाता है, जहां जाकर रियू का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। रियू पूछती है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? चेसंग कहता है, मैंने काफी समय पहले इस जगह को खोजा था और ऐसी ही स्थिति में किसी को सुकून देने के लिए इसे याद रखा था। रियू को ये जगह बहुत पसंद आती है। वहां पेड़ों पर खूबसूरत फूल और पत्ते थे और उनके नाम भी काफी अनोखे थे। हवा चलने से फूल गिरने लगते हैं और रियू उन्हें पकड़ने लगती है। चेसंग पूछता है, अब थोड़ा अच्छा लगा? रियू कहती है, थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ। तुम हमेशा मेरे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ही क्यों देखते हो? चेसंग कहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रियू कहती है, मैंने मम्मी पापा और भाई को इतनी बातें तो सुना दी, पर अब मुझे खुद ही गिल्टी फील हो रहा है। चेसंग कहता है, ऐसा होता है। हमेशा पेरेंट्स सही नहीं होते। कई बार वो अपने बच्चों के लिए गलत निर्णय ले लेते हैं। जब तुम उनके बारे में बात करती हो तो तुम्हें गिल्ट महसूस हो सकता है। रियू कहती है, सच में यार, पर तुम तो लकी हो। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। उन्हें पता है कि कब, क्या और कैसे कहना है। और सबसे अच्छी बात, तुम्हारा कोई अनोइंग भाई नहीं है। कभी कभी मैं तुमसे जलन महसूस करती हूँ। फिर रियू सोचने लगती है कि अब कुकिंग की प्रैक्टिस कहाँ करेगी। जेसन कहता है, अब तुम मेरे ऑफिस के किचन में प्रैक्टिस कर सकती हो। सबके जाने के बाद आ सकती हो। रियू पहले तो मना करती है, लेकिन चेसंग उसे विकल्प देता है कि वो चाहे तो प्रैक्टिस कर सकती है। इस पर रियू मान जाती है और कहती है, याद रखना, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि तुमने खुद मुझे ऑफर किया। चेसंग कहता है, अरे यही तो मैंने भी कहा। रियू थोड़ी खुश हो जाती है और फूलों को देखकर आगे बढ़ने लगती है। उसे वो फूल पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं। तभी चेसंग घड़ी देखता है और बताता है कि रात के 12 बज चुके हैं। वो रियू को याद दिलाता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ये सुनकर रियू शर्माकर भाग जाती है और चेसंग भी उसके पीछे जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।